हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ पे डेली आप लोगों की अलग अलग सब्जेक्ट्स से प्रिपरेशंस करा रहे हैं, एमसीक्यू सेशंस आपको करा रहे हैं फ्रेंड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ यहाँ पे हम करा रहे हैं आप लोग को। तो अगर आप भी यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हो, और आपके सिलेबस में अगर विज्ञान, हिंदी, कंप्यूटर कोई भी सब्जेक्ट आपके सिलेबस में है, तो बिल्कुल यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम आपको यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट पर बेसिक से आपकी प्रैक्टिस करा रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, आपका जो आपका सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा विज्ञान, ठीक है। तो बेसिक साइंस के यहाँ पे आपका क्लास चल रहा है, तो बिल्कुल आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आपका सेशन, ठीक है। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है, देख लीजिए क्या है। समसूत्री विभाजन के बारे में निम्न में से कौन सा सत्य है, ठीक है। तो समसूत्री विभाजन यानी आप सभी समझते हैं माइटोटिस, हाँ। देखिए इसके बारे में कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है वो बताना है आपको। ऑप्शन देख लीजिए। यह विभाजन सिर्फ कायिक कोशिका में होता है, यानी कि सोमैटिक सेल्स में होता है बोल रहे हैं, या फिर माइटोटिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फ्लेमिंग ने किया था, या इसमें मातृ कोशिका विभाजित होकर दो समान नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करता है, या उपरोक्त सभी। तो इसमें से कौन सा कथन यहाँ पे आपको सही लग रहा है बताइए। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए, ए बी सी को ही पढ़िए आप लोग, या फिर चौथा ऑप्शन तो उपरोक्त सभी है इसका आंसर। तो देखिए आंसर तो ऑप्शन डी ही है, उपरोक्त सभी। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। माइटोटिस क्या होता है आप सभी को पता है ना। समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। कायिक कोशिका मतलब जो हमारे जर्मिनल सेल्स को छोड़कर जो हमारी बॉडी में जितने सेल्स हैं, ठीक है। जर्मिनल सेल्स आप लोग समझते हैं, जो जर्म उत्तक होते हैं उनको छोड़कर जा बाकी जितने भी सेल्स हैं उन सभी में यहाँ पे समसूत्री विभाजन ही होता है, ठीक है। उनमें गुणसूत्रों की संख्या डिवाइड होने के बाद भी समान ही रहती है। और माइटोटिस के शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्लेमिंग ने किया था, ये भी यहाँ पे सही है। और इसमें मातृ कोशिका विभाजित होकर दो समान नई संतति कोशिका का निर्माण होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफकोर्स राइट ऑप्शन में हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे क्या है। और क्वेश्चन नंबर 2 है, अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो अब यहाँ पे आपको मियोसिस के बारे में पूछ रहा है, यानी अर्धसूत्री विभाजन के बारे में पूछ रहा है, जस्ट समसूत्री का उल्टा, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे, यह विभाजन केवल लिंगी जनन होता है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, या इसमें गुणसूत्र द्विगुणित से विभाजित होकर अगुणित भी कहा जाता है, या इसे नियमनकारी विभाजन भी कहते हैं, या उपरोक्त सभी। चलिए आंसर कीजिए। सो इसका आंसर भी आप लोगों को पता है, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, समसूत्री का उल्टा। अर्धसूत्री और समसूत्री के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए इसका आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सारे कथन भी सही है। यह विभाजन केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि सिर्फ हमारे लिंगी उत्तक सेल्स में ही होते हैं, जर्म सेल्स में ही होते हैं, ठीक है। और इसमें जो गुणसूत्र है वो द्विगुणित से विभाजित होकर के अगुणित हो जाती है, मतलब 2n से वो सिर्फ n हो जाता है जब वो संतति कोशिका में डिवाइड होता है, कुछ ऐसा। मान लीजिए यहाँ पे 2n है, ठीक है। ये एक सेल है, ये जो डिवाइड होगा तो यहाँ पे एक n, यहाँ पे एक n है, ठीक है। ये एक सेल, ये एक सेल। तो देखिए यहाँ पे 2n है, लेकिन डिवाइड होकर जो जब दो संतति कोशिकाएं बन रही है तो वहाँ पे सेल की संख्या, गुणसूत्र की संख्या एक एक होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से इसी को हम कहते हैं द्विगुणित से अगुणित होना, ठीक है। और इसे हम न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अनुवांशिकी का पिता किसे कहते हैं। तो ऑप्शन आप सभी को पता है, मेंडल हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, सभी को पता है। गुणसूत्र, मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, ये भी आप सभी को पता है, बहुत इजी क्वेश्चन आंसर है इसका 46, ठीक है। हाँ अगर जोड़े पूछे, ये टोटल संख्या है, ठीक है। टोटल संख्या 46 होते हैं, जोड़े में ये 23 होते हैं, 23 जोड़े होते हैं, और टोटल पूछे तो 46। देखिए यहाँ पर कुल संख्या ही पूछा गया है आपसे, तो इसलिए यहाँ पर 46 हो जाएगा। अगर यहाँ पे पूछता है कि गुणसूत्रों के जोड़े कितने होते हैं, तो 2 जोड़े होते हैं 23 के। तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, निम्न में से मनुष्य में होने वाले अनुवांशिक रोग कौन से हैं। सो ऑप्शन है वर्णांधता, हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम, या ये सभी। तो मनुष्य में होने वाले अनुवांशिक रोग कौन से हैं बताइए, क्वेश्चन नंबर 5। तो वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम, ये सभी क्या होते हैं, मुझे आप कमेंट में बताएंगे फ्रेंड्स, क्या समझते हैं आप इन सब से।
इसके बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो देखिए, देख लिया आप लोगों ने, पढ़ लिया क्वेश्चन को अच्छे से। और देखिए ये सभी यहाँ पे अनुवांशिक रोग है, हीमोफीलिया, वर्णांधता और टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। ये तीनों ही यहाँ पे आपके अनुवांशिक रोग हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लड़का पैदा होगा जब। तो लड़का कब पैदा होगा? लड़का पैदा होने पर उसके मतलब कि गुणसूत्र की में कौन सा सीरीज रहेगा? तो ऑप्शन है XX गुणसूत्र हो, XXX गुणसूत्र हो, XY गुणसूत्र हो या YY गुणसूत्र हो। चलिए देखिए, पहली बात तो YY गुणसूत्र का कोई संतति पैदा होता ही नहीं, तो डी को तो पहले काट दो। अब बताओ किस गुणसूत्र के जोड़े में यहाँ पे आपका लड़का पैदा होगा? तो बहुत इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका आंसर पता होना चाहिए आप लोगों को। ऑप्शन सी XY में गुणसूत्र में लड़का होता है और XX रहे तो वो लड़की होगी, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए यहाँ पे, समान जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं जब। सो ऑप्शन है जब शुक्राणु 2 अंडाणु का निषेचन करेंगे, 2 शुक्राणु 2 अंडाणु का निषेचन करेंगे, जो एक निषेचित अंडे का 2 खंडों में विभाजन होगा तथा 2 खंड अलग हो जाए, जो उपरोक्त सभी। तो समान जुड़वा बच्चे कब पैदा होंगे? देखिए इसका आंसर, तो ये सभी सिचुएशंस लागू होंगी, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे, हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति में क्या होता है? सो ऑप्शन देखिए, आयरन की कमी हो जाती है, रक्त का बहना बंद नहीं होता, रक्त बनता ही नहीं है, रक्त में श्वेत कण मृत हो जाते हैं। श्वेत कण यानी वाइट ब्लड सेल्स की बात कर रहे हैं। तो कौन सी कंडीशन यहाँ पे लागू होगी जब किसी व्यक्ति में हीमोफीलिया रोग होगा? तो हीमोफीलिया रोग में क्या होता है फ्रेंड्स, बॉडी में अगर कहीं कट लगता है तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी तो रक्त का बहना बंद नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, जीन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जीन के बारे में, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे, यह डीएनए की एक क्रियात्मक इकाई है या अनुवांशिक की इकाई है, जो गुणसूत्र पर रहता है या उपरोक्त सभी। तो जीन के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है बताना है आपको। चलिए देखिए, तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब कर लीजिए यहाँ पे, क्योंकि ये विज्ञान का जो हम सीरीज़ करा रहे हैं फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्जाम में अगर आपका विज्ञान का सब्जेक्ट है, साइंस का सब्जेक्ट है, तो आपके हर एग्जाम में आपका काम आने वाला है, ठीक है। तो आप इसको पढ़िए, आप सीरीज़ को अटेंड कीजिए, हर एक सीरीज़ को अटेंड कीजिए फ्रेंड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चुनिंदा क्वेश्चन यहाँ पे लेकर आ रहे हैं हम आप लोग के लिए। तो ऑफकोर्स ऑप्शन डी इज करेक्ट, ये सभी कथन यहाँ पे सही हो जाएंगे। जीन के बारे में, जीन जो है डीएनए की एक फंक्शनल यूनिट है, क्रियात्मक इकाई है ऑफकोर्स है, और अनुवांशिकता की यूनिट है, इकाई है, और गुणसूत्र पर प्रेजेंट रहता है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए यहाँ पे, जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था? तो ऑप्शंस है जगदीश चंद्र बोस, वाटसन, हरगोविंद खुराना या रॉबर्ट ब्राउन। तो जीन को सबसे पहले आर्टिफिशियली सिंथेसिस किसने किया था, पूछ रहा है यहाँ पे, किसने बनाया था सबसे पहले आर्टिफिशियली सिंथेसिस करके? क्वेश्चन नंबर 10 हरगोविंद खुराना, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और हरगोविंद खुराना जो है वो एक इंडियन साइंटिस्ट है, ये सभी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा हरगोविंद खुराना ने क्या क्या काम किए मुझे कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? प्राकृतिक चयन के सिद्धांत, नेचुरल सिलेक्शन का चयन के सिद्धांत प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन चार्ल्स डार्विन, लैमार्क, अरस्तु या हरगोविंद खुराना। नेचुरल सिलेक्शन की बात कर रहा है, इसके प्रतिपादक कौन थे? चलिए देखिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, चार्ल्स डार्विन, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। इन्होंने ही प्राकृतिक चयन या नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया था। अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखिए यहाँ पे, मनुष्य में पाए जाने वाले आवश्यक अमीनो एसिड्स की संख्या है। सो ऑप्शन है 17, 19, 20, 22। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स आप। मनुष्य में पाए जाने वाले आवश्यक अमीनो एसिड्स की संख्या कितनी होती है? 20 होती है, ठीक है। 20 इसेंशियल अमीनो एसिड जो होते हैं मनुष्य में पाए जाते हैं। देखिए आगे अगला क्वेश्चन नंबर 13, अनुवांशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? आज का सबसे इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर किसी को ना पता हो ऐसा हो नहीं सकता, और जिसको नहीं पता है वो आज इसी टाइम आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो ऑप्शन है मटर, डहेलिया, सरसों या गेहूँ। तो मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था अपने अनुवांशिक संबंधी प्रयोग के लिए? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऑफ कोर्स मटर के पौधे का चुनाव किया था। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। और मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया था, ये भी एक रीज़न है। ठीक है, तो मटर के पौधे में उन्होंने किन किन लक्षणों का उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया था, वो भी आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे कितने लक्षणों पर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, जैव विकास के संबंध में लिखी हुई पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के लेखक हैं। तो ऑप्शन है यहाँ पे ह्यूगो डी ब्रीज, चार्ल्स डार्विन, लैमार्क या हरगोबिंद खुराना। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो इसके लेखक राइटर कौन है? ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए, नेचुरल सिलेक्शन, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ठीक है, ये दोनों के ही राइटर और प्रतिपादक जो है वो चार्ल्स डार्विन है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए यहाँ पे, एक वर्णांध व्यक्ति में किस रंग की पहचान नहीं होती? वर्णांध व्यक्ति मतलब कि जो कलर ब्लाइंड पर्सन होते हैं वो किस रंग को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, मतलब किन रंगों को पहचान नहीं पाते हैं। सो ऑप्शंस हैं लाल पीला, हरा पीला, लाल नीला या हरा लाल। देखिए, इसको भी आप नोट करेंगे। लग इजी रहा है लेकिन कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। अभी भी आप कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि इतने सारे ऑप्शन सेम लग रहे हैं आप लोगों को, तो कंफ्यूज आप लोगों को होना ही है। तो देखिए, जो कलर ब्लाइंड या वर्णांध व्यक्ति होते हैं वो लाल और हरे रंग में की पहचान वो नहीं कर, मतलब उनको वो पहचान नहीं पाते हैं, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। ऑप्शन डी इज करेक्ट, मतलब वो कलर उनको दिखता ही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, लाल और हरा, याद रखना है इसको। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्न में से किस संघ के जंतुओं को जीव द्रव्य के स्तर पर गठित जंतु कहा जाता है? ऑप्शन है प्रोटोजोआ, नेमाटोडा, एनालिडा या आर्थ्रोपोडा। तो किन जंतुओं को आप जीव द्रव्य के स्तर पर गठित जंतु कहेंगे? 16 प्रोटोजोआ। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, यहाँ पे कोशिकीय जंतु अमीबा एवं यूग्लिना को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? तो ऑप्शन है आर्थ्रोपोडा, सिलेंट्रेटा, एम्फीबिया या प्रोटोजोआ। तो एम्फीबिया को तो पहले काट दो आप, एम्फीबिया नहीं होगा। अब बताओ कि अमीबा और यूग्लिना को किस संघ में रखा गया है? अमीबा और यूग्लिना की बात कर रहे हैं। ठीक है, आर्थ्रोपोडा भी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिलेंट्रेटा भी नहीं होगा, ये ऑप्शन डी होगा। ठीक है, प्रोटोजोआ के अंतर्गत रखा गया है किसको? अमीबा और यूग्लिना। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, यहाँ पे जीव विज्ञान का पिता यानी फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन है थियोफ्रेस्टस, लिनियस, अरस्तु या जॉन रे। फादर ऑफ बायोलॉजी सभी को पता है, अरस्तु को ही फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 19, जीवन का भौतिक आधार। ऑप्शन है राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, जीव द्रव्य। बहुत इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जीवन का भौतिक आधार क्या होगा? जीव द्रव्य। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, नोट कर लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, सर्वप्रथम कोशिका का पता किसने लगाया था? तो ऑप्शन है स्लाइडेन, रॉबर्ट हुक, श्वान या डार्विन। तो सबसे पहले कोशिका का पता किसने लगाया था? क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, रॉबर्ट हुक ने लगाया था। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। और रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका का पता लगाया था, लेकिन उन्होंने मृत कोशिका का पता लगाया था, डेड सेल्स का पता लगाया था उन्होंने। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सबसे पहले जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने तो डेड सेल्स का खोज किया था ना, जीवित सेल का खोज किसने किया था? आप मुझे बताइए कमेंट करके। अगला क्वेश्चन आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहते हैं? शक्ति केंद्र या पावर हाउस कह दो, किसे कहेंगे बताइए। ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी उपकरण, केंद्रक या राइबोसोम। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं फ्रेंड्स? बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ऑफ कोर्स इसका आंसर सभी को पता होना ही चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया को ही हम कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका सेशन यहाँ पे समाप्त होता है फ्रेंड्स। आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाए हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कहीं कोई समस्या आती है तो भी हमें हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं आप। तो बने रहिए फ्रेंड्स क्लास के साथ, डेली यहाँ पर अटेंड कीजिए, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए सेशंस को।
तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। चैनल को शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। धन्यवाद फ्रेंड्स।